So hello everyone. In this video of electrochemistry, we are going to study about galvanic cell, Daniell cell, and how to calculate E cell, and many more things. Okay, so let's start. तो सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनिक सेल होता क्या है. सी वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल रिएक्शन. अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि केमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो केमिकल रिएक्शन है, दोनों में एक बात कॉमन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रिसिटी में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और केमिकल रिएक्शन में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो अगर किसी तरह से केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अगर उसको आप एक डायरेक्शन दे दें तो वही तो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई दिस ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को केमिस्ट्री से जोड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेट्स स्टार्ट. So galvanic cell. What is galvanic cell? A device in which free energy of a physical or chemical process is converted into electrical energy. अब देखिए, फ्री एनर्जी क्या है, पहले इसको समझते हैं. फ्री एनर्जी इज एक्चुअली द कैपेसिटी टू डू वर्क, कि जो भी उसकी वर्क करने की कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्री एनर्जी. ओके, आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी रिलेट कर सकते हैं. नाउ प्रोसेस कैन बी फिजिकल और केमिकल. ओके, तो एक ऐसा डिवाइस जो इस फ्री एनर्जी को, चाहे वो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल. ओके, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लो हो रहे हैं, और अगर उसको डायरेक्शन दे दे और एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह सर्किट में फ्लो करा दे, तो उसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेटअप. ये अप्रोक्सीमेट है, आई रिपीट, ये एब्सोल्यूट डायग्राम, ये करेक्ट डायग्राम नहीं है. दिस इज़ अप्रोक्सीमेट डायग्राम कि ऐसा होता है. सी इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसमें वायर्स नहीं है, एमीटर्स नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर डायग्राम इज इनकरेक्ट. ओके, एक कॉमन डायग्राम है, इस तरह का होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है विच इज़ अ सॉल्यूशन. ओके, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर जनरली मेटल्स. ओके, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड. ओके, सो द टू इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड कैथोड एंड एनोड. नाउ साइन कन्वेंशन क्या है, कैथोड का साइन कन्वेंशन क्या है या एनोड का साइन कन्वेंशन क्या है? इसका मतलब है कि कैथोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो यहाँ लिख रखा है नॉट फिक्स्ड. दैट मीन्स कैथोड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. सिमिलरली एनोड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. इस बात को आप याद रखेंगे. आई रिपीट, कैथोड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. सिमिलरली एनोड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ओके, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है दैट कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव और एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव. नो, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के रिएक्शन की बात कर रहे हैं. आपने वो मोबाइल बैटरी देखा है ना, उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग में भी जो पोलैरिटी है दैट मे वैरी. ओके, या किसी भी बैटरी की अगर आप बात करें तो उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग में एक्चुअली पोलैरिटी वैरीज. ओके, तो कोई साइन फिक्स नहीं होता है. आप उस मोबाइल बैटरी का एग्जांपल छोड़ भी दें, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए उस एग्जांपल को. आप इतना याद रखिए दैट पोलैरिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड इज नॉट फिक्स्ड. इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, कि कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. तो भाई पहचानेंगे कैसे कैथोड एनोड को? अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता तो कैसे पहचानेंगे? देयर इज़ अ बेसिक रूल. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा ऑलवेज, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा. सो दैट इलेक्ट्रोड जहाँ रिडक्शन हो रहा हो दैट इज़ कॉल्ड कैथोड, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा हो दैट इज़ एनोड. दिस इज़ ऑलवेज ट्रू. पोलैरिटी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो, लेकिन ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा. ओके, अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल में डिफरेंस क्या है? कई बार लगता है कि दोनों सेम ही है. सी, ये जो सेटअप दिख रहा है आपको ना, दिस सेटअप in which there is an electrolyte and there are metal rods. तो this is a very general arrangement, कोई भी metal आप रख सकते हैं. This is called a galvanic cell. This is called a galvanic cell where any metal can be put. लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया that the metals are copper and zinc, then it is called Daniell cell. So Daniell cell is actually one of the type of galvanic cell. Galvanic cell is a very general term जहाँ पे कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, जबकि डेनियल सेल इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टर्म जहाँ पे कॉपर और जिंक ही होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता. ओके, सो वी कैन से दैट डेनियल सेल इज़ अ कैटेगरी, इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल. ओके, तो इसका मतलब है कि डेनियल सेल को आप गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, लेकिन हर एक गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल हो ये ज़रूरी नहीं है. ओके, नाउ
दिस इज अ सेटअप ऑफ डेनियल सेल टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, आप देख सकते हैं एक जिंक है, एक कॉपर है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा है। हम लोग इसका मतलब भी देखेंगे कि क्या है। आप देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिंक से कॉपर की तरफ, और ये सब एरोस क्या हैं वो हम लोग अभी समझते हैं। फिलहाल देखिए, दीज आर द रिएक्शंस। जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर। ओके, सो फ्रॉम दैट आयन टू दिस सॉलिड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको कैसे याद रखें? आपको याद होगा, लियो द लायन सेज घर, है ना, मे बी किसी बुक में, आई डोंट रिमेंबर, बट लियो द लायन सेज घर, ऐसा आपने देखा होगा। लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो पहचान गए कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन? लियो द लायन सेज घर। ओके, नाउ वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर। यस, जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहा है। जिंक ने लूज किया, कॉपर ने गेन किया। अब आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किया है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कॉपर गेन करेगा। ओके, वो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्चुअली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ what is the overall reaction? See the overall reaction, zinc plus Cu2 plus gives Zn2 plus and Cu। इन दोनों को जोड़ दिया गया और कुछ नहीं। आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो वो तो कैंसिल हो गया ना। ओके, नाउ लेट्स सी द वर्किंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सी, फर्स्ट लेट्स डिस्कस द जिंक पार्ट। ओके, देखो यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, पहला जिंक का है, दूसरा कॉपर का है, connected by a salt bridge. I am discussing each one separately. Okay, so first let's see zinc. Zinc में हो क्या रहा है? Zinc is losing electron to become Zn2 plus and 2 electron. और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा? ZnSO4. ZnSO4 का मतलब Zn2 plus and SO4 2 minus. Okay, these are the cation and anionic part of the electrolyte. अब अगर सॉलिड में से देखो, जिंक रॉड में से एक टूटेगा और बन जाएगा आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो जिंक आयन हुआ वो तो एक्सेस में हो गया ना, क्योंकि पहले से भी Zn2 प्लस है, फिर से Zn2 प्लस बन गया। इस रॉड में से एक जिंक निकला और इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये तो एक्सेस में हो गया। अब अगर ये एक्सेस में हो गया, इसका मतलब है SO4 माइनस इज इन डेफिशिएंसी, क्योंकि Zn2 प्लस एक्सेस में हो गया। पहले क्या था? 1:1 का रेशियो था, लेकिन अगर जिंक ज़्यादा होगा इसका मतलब ये सल्फेट आयन वो डेफिशिएंसी में होगा। अब इधर देखते हैं, इस केस में क्या हुआ है? कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में बदल गया है और वो जाके इस रॉड पे चिपक जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कॉपर आयन कम हुआ तो SO4 2 माइनस एक्सेस में हो जाएगा, क्योंकि एक तो चला गया यहाँ, 1:1 का रेशियो गड़बड़ हो गया। अब देखिए, पहेली ये है कि इधर SO4 डेफिशिएंसी में है और इधर SO4 एक्सेस में है। किसी भी तरह से अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और अगर इस एक्सेस को इधर ला दें तो काम चल जाएगा। एंड दैट्स वाई वी यूज अ सॉल्ट ब्रिज। सी द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट ट्रांसफर्स दिस एक्स्ट्रा SO4 माइनस फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और इससे होगा क्या? दिस मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, पहला। दूसरा काम क्या करेगा? इट ऑल्सो कंप्लीट्स द सर्किट कंप्लीट करेगा, बिकॉज आयंस आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, like this. So ions must move in opposite direction, तभी तो एक सर्कल कंप्लीट होगा. So it also completes the circuit. And third, it avoids the mixing of electrolytes. Although it's not a very important reason, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेंगे कि दोनों कंटेनर अगर अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स नहीं होंगे. ओके, नाउ जैसे जैसे टाइम पास होगा जिंक कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि वो टूटता जा रहा है, और Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा. Hence, this will push the cell reaction in backward direction.
यानी फॉरवर्ड का रेट कम होता जाएगा, बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होता जाएगा, एंड एट सम टाइम इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही होता है इक्विलिब्रियम में. नाउ एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. यानी इक्विलिब्रियम का मतलब सेल ने काम करना बंद कर दिया, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ इज कनेक्टेड. क्या हो अगर एक एक्सटर्नल बाहरी, जिसको अपोजिंग ईएमएफ भी बोलते हैं, अगर वो कनेक्ट कर दें तो क्या होगा. पहला केस, अगर दोनों इक्वल हैं, एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ईएमएफ के इक्वल हो तो क्या होगा, नो करंट, ऑब्वियसली दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, नो इफेक्ट. बट केस 2, इफ एक्सटर्नल ईएमएफ इज स्लाइटली लेस देन ई सेल तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस एज एबव, एज इट इज रहेगा, बस उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब एक्सटेंट कम हो जाएगा. क्यों भाई, क्योंकि अभी भी ई सेल इज डोमिनेटिंग, डोमिनेट तो कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल ईएमएफ ने उसकी ताकत को थोड़ा कम कर दिया. सो द इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड बट टू अ लेसर एक्सटेंट. एंड थर्ड केस, अगर एक्सटर्नल ईएमएफ ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, एज यू कैन ईजिली गेस, द करंट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जो उस सर्किट में भी फ्लो कर रहा था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन. ओके, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू कैलकुलेट ई सेल. ओके, ई सेल इज कन्वेंशनली रिटेन ई राइट माइनस ई लेफ्ट. इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि ई राइट और ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखें. अब ई राइट ई लेफ्ट क्या है, देखिए, जो भी आपके सेल में जो राइट साइड लिखा है ना जिंक, उसमें से माइनस करेंगे कॉपर को. इसका मतलब ये हुआ कि कौन राइट में लिखना है कौन लेफ्ट में लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है. डेनियल सेल में आप कॉपर इधर नहीं लिख सकते, आपको इधर ही लिखना होगा, अदरवाइज कन्वेंशनली वो गलत होगा, वर्किंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो ई राइट माइनस ई सेल का मतलब कि आप जिंक माइनस कॉपर करेंगे. ओके, देख लेते हैं. ई सेल विल बी इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट. इसका मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड. ओके, ई कैथोड माइनस ई एनोड का क्या मतलब है, इस केस में कैथोड कौन सा होगा, व्हाट इज द कैथोड इन दिस केस, कैथोड विल बी सच दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस, सो दिस पार्ट. और एनोड कौन सा होगा, जिसमें से ऑक्सीडेशन हो, दैट मीन्स दिस. So we can write that this is cathode and this is anode. Okay, I'm sorry, this is right ना, अच्छा this is right, ये वाला right होगा ना, ये left होगा. I'm sorry for that, वो left right में थोड़ा confusion हो गया. E right, ये right होगा, E right minus E left, that means E copper minus E zinc. I'm sorry for that, वो left right में थोड़ा confusion हो गया और कुछ नहीं. So E right minus E left का मतलब E copper, ये right में है, दाएं साइड में है, E copper minus E zinc. Okay, सी ई राइट माइनस ई लेफ्ट. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब आप चेक करिए कि जो राइट में है क्या वो कैथोड है, होना ही चाहिए. देखिए राइट में कौन है, कॉपर है, क्या कॉपर कैथोड है, यस कैथोड है, बिकॉज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट EMF of any cell. Okay, the rest we will talk in the next video. Okay, for the time being, thank you and have a nice day.